हेलो एवरीवन। तो आज के एक्सप्लेन्ड पेज पर 3 टॉपिक्स को कवर किया गया है। सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें उनकी जो फीस है उनको कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर के चलते इंडिया में मेडिकल फीस हाई होने के कारण बच्चे जो हैं वो यूक्रेन जैसे देशों का रुख करते हैं, राइट। तो इसी के संदर्भ में इसी को और सुधारने के लिए अभी ये नई गाइडलाइंस जारी की है। हम इसकी और डिटेल्स में आगे देखेंगे क्या है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है टर्की के बारे में, कि इस वॉर में टर्की के क्या स्टेक्स लगे हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इन अ नटशेल इससे पहले ही एक जो एक्सप्लेन्ड सीरीज़ थी उसमें मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को कवर किया गया था। तो उसमें हमने देखा था टर्की के लिए दोनों ही नेशंस, यूक्रेन और रशिया, दोनों इम्पॉर्टेंट है। उसका बैलेंस्ड अप्रोच रहता है दोनों की तरफ। और रशिया की इस इन्वेजन को वैसे टर्की ने कंडेम भी किया है, लेकिन फिर भी मध्यस्थता वो करने को तैयार है और वो बिल्कुल चाहता है कि उसके जो रिलेशंस है वो दोनों के साथ बने रहे। थर्ड जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ईवीएम्स की जर्नी के बारे में ये है कि ईवीएम्स को वोटिंग से पहले और उसके बाद किस तरीके से रिलोकेट किया जाता है। तो पहले हम इस आर्टिकल को ही कवर कर लेते हैं, राइट। देखिए, हमेशा हमने देखा है चुनाव के बाद सारी जो पार्टीज़ होती हैं जिनको लगता है कि वो हारने वाली हैं या जो हार जाती हैं वो ये आरोप लगाती आई हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी रूलिंग में है तभी, बीजेपी खुद भी ऐसे आरोप पहले लगा चुकी है जब कांग्रेस सेंटर में थी। और अभी हाल ही में हम बात करें तो अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाए हैं कि उनके कुछ जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक ट्रक को जो ईवीएम कैरी कर रहा था उसको इंटरसेप्ट किया है और बीजेपी ने ईवीएम्स के ज़रिए वोटों की चोरी की है। तो ये आरोप उन्होंने लगाया है और बहुत सालों से हर पार्टी करीब करीब ये आरोप लगाती आई है। तो देखिए, बिटवीन इलेक्शंस, जो इलेक्शंस के बीच का जो टाइम होता है उसमें ईवीएम का ठिकाना कहाँ होता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली उनको एक वेयरहाउस या ट्रेजरी में रखा जाता है और ये तहसील लेवल के नीचे का एरिया नहीं होना चाहिए। मतलब तहसील लेवल का एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे ये वेयर हाउस हो और उसमें ईवीएम को रखा जाता है। ये किसके कंट्रोल में होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के कंट्रोल में ये वेयर हाउस होता है, राइट। उसके बाद ये पूरी तरीके से सिक्योर्ड होता है, डबल लॉक सिस्टम लगा होता है, सीसीटीवी सर्विलेंस है। इसके अलावा एक आर्म्ड क्लॉक गार्ड भी वहाँ पर रखा जाता है। और ईवीएम्स को इलेक्शन कमीशन की किसी भी इंस्ट्रक्शन के बिना मूव नहीं किया जा सकता, राइट। इसके बाद जो पहला लेवल ईवीएम का जो चेकिंग का होता है वो इंजीनियर्स द्वारा किया जाता है और जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके सामने उसको एक बार चेक किया जाता है। अब जैसे जैसे इलेक्शंस आते हैं तो क्या होता है, देखिए, तो अब ईवीएम्स को रैंडमली एलोकेट कर दिया जाता है अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स में और ये भी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ही किया जाता है। इसमें एक सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है, राइट। इसके बाद अगर रिप्रेजेंटेटिव्स एब्सेंट हैं, ठीक है, किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, तो एक ऐसी लिस्ट ईवीएम की और वीवीपैट की पार्टी को दे दी जाती है कि इसी सेगमेंट में अलग अलग ईवीएम्स को इस तरीके से असाइन किया गया है। अब इस पॉइंट से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके अंडर ईवीएम की जिम्मेदारी आ जाती है और वही फिर इनको स्ट्रॉन्ग रूम्स में स्टोर करके रखता है, फिर इनकी निगरानी इस पर होती है। अब जो सेकंड राउंड होता है ईवीएम्स को असाइन करने का, यानी उनके रैंडमाइजेशन की प्रोसेस के तहत असाइन किया जाता है, तो उसमें जो स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर हम वोट डालने जाते हैं वहां पर उनको रखा जाता है, ये भी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ही। और ईसी जो है वो कैंडिडेट्स को ये एडवाइस करता है कि ये जो मशीन नंबर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग एजेंट्स को दे दें, ठीक है। उनके पोलिंग एजेंट्स होते होंगे जो फिर उसको वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जब सारी मशीन्स को अपनी अपनी जगह पे रख दिया जाता है, कैंडिडेट्स भी संतुष्ट होते हैं कि भाई ठीक है, ईवीएम सही से काम कर रहा है और बैलेट पेपर्स की फिक्सिंग भी हो जाती है, फिर उसको एक जगह पे रखा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है। पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ही इसको रख दिया जाता है और ये सील्ड होता है। पार्टीज चाहें तो इस लॉक के ऊपर अपनी सील भी लगा सकते हैं उनकी संतुष्टि के लिए, राइट।
इसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग रूम है ये 24/7 गार्डेड रहता है। एक पुलिस ऑफिसर इसकी रखवाली करता है जो डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट से नीचे नहीं होगा, राइट। या तो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा पुलिस अफसर इसकी सिक्योरिटी देखेगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रूम है इसको एक पर्टिकुलर फिक्स डेट और टाइम पे ही खोला जा सकता है ताकि जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको इसे हैंड ओवर करके और फिर जो डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे इनको रखा जाना है वहाँ पर रखा जाए। अब ये सारी चीज़ें कैंडिडेट्स को और उनके इलेक्शन एजेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, यानी उन्हें इन्फॉर्म किए बिना ईवीएम्स यहाँ से वहाँ जाते ही नहीं हैं, राइट। उनको बिल्कुल बताया जाता है कि किस टाइम पर और कब और कहाँ ईवीएम को रखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ रिजर्व ईवीएम्स भी होते हैं स्ट्रॉन्ग रूम में। एक सेंट्रल प्लेस पे इनको स्टोर करके रखा जाता है ताकि कुछ अगर किसी मशीन में कुछ खराबी है तो उसको रिप्लेस भी कर दिया जाए। तो ये तो थी वोट से पहले की कहानी। अब वोट देने के बाद क्या होता है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जो एक ईवीएम में रिकॉर्डेड जितने भी वोट्स हैं उनको वो नोट डाउन करेगा, ठीक है। वो पूरा हिसाब लगाएगा वही कितने वोट्स इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। इसकी एक अटेस्टेड कॉपी हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट को दी जाएगी। अब इसके बाद फिर जब वोटिंग हो जाती है, सारी वोटिंग रिकॉर्ड कर दी जाती है, उसके बाद ईवीएम्स को फिर सील करके और कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के द्वारा उस पर सिग्नेचर ले लिया जाता है। फिर जो भी कैंडिडेट और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस ईवीएम के पीछे जहाँ जहाँ वो जा रहा है उसके पीछे वो भी जाते हैं और फिर ईवीएम को एक स्ट्रॉन्ग रूम में दोबारा रख दिया जाता है जो कि जो भी काउंटिंग सेंटर है उसके पास ही इसको रखा जाता है। इसके साथ ही जो रिजर्व ईवीएम्स थे उनको भी वापस उसी टाइम पर रख दिया जाता है। इसके अलावा सारे जो ईवीएम्स यूज़ हुए हैं वो जब एक बार आ जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग रूम को फिर लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है और कैंडिडेट्स अगेन अपने जो सील्स हैं उस लॉक पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहे तो 24 घंटे वो अपने पहरेदार भी इस रूम के आसपास छोड़ सकते हैं, वो खुद भी पहरेदारी कर सकते हैं, इतनी भी छूट होती है। तो काउंटिंग डे की मॉर्निंग से पहले रूम्स को सील ही रहने दिया जाता है, उनको नहीं खोला जाता। और अगर चलो खोलना भी पड़ जाए किसी वजह से तो कैंडिडेट की प्रेजेंस में ही उसको खोला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर कैंडिडेट्स को उनको दोबारा से लॉक्स और सील्स लगाने की भी पूरी आज़ादी होती है, वो दोबारा उस पर लॉक लगा सकते हैं और फिर उसको क्लोज कर दिया जाएगा। ये कब है, काउंटिंग डे के पहले अगर किसी वजह से उसको खोलना पड़ा तो, ठीक है। इसके अलावा 3 सर्कल्स में सिक्योरिटी फोर्सेस को उसकी रखवाली के लिए लगाया जाता है, जिसमें जो इनर सर्कल होता है उसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान होते हैं। और रिजल्ट डे के दिन जब काउंटिंग शुरू ही होने वाली होती है तो क्या करते हैं, पहले कैंडिडेट्स आते हैं या उनके पोलिंग एजेंट्स आते हैं, वो उस मशीन नंबर को चेक करते हैं और जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ ये अच्छे से सील है, बहुत ही इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसे सील हमने छोड़ा था वैसे ही है, उसके बाद ही फिर काउंटिंग को शुरू किया जाता है। तो इतनी सारी जो प्रिकॉशंस है वो ली जाती हैं इनको संभालने में, काउंटिंग के पहले भी काउंटिंग के बाद भी। तो ऐसे कम ही चांसेस हैं कि इसमें कुछ खराबी निकले, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो टेक्निकली इस तरीके से ईवीएम की पूरी जर्नी होती है। अब हम आ जाते हैं पहले टॉपिक पे, जो कि है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस कम करने के लिए नई गाइडलाइंस आई हैं, हम उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए करीब 85,000 MBBS की सीट्स हैं इंडिया में। अब उसमें से 3/4 सीट्स को कम फीस पर अब ऑफर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, राइट। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कम फीस चार्ज करनी है या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस होती है उसके इक्विवेलेंट, और उनके वहाँ पे जितनी सीट्स अवेलेबल है उसकी आधी सीट्स के लिए तो उनको कम से कम इस फीस पर ऑफर करना पड़ेगा एडमिशन को। इसके अलावा जो पूरी ये टोटल सीट्स हैं उसमें से आधी तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं अवेलेबल, और उसकी जो फीस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। पहला सवाल ये है कि कौन सी सीट्स अवेलेबल होंगी कम फीस पे और किसको इससे बेनिफिट होगा।
तो जैसा हमने अभी देखा 85,000 मेडिकल सीट्स हैं, उसमें से आधी गवर्नमेंट और आधी प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उसकी हाफ जो सीट्स हैं वो कम फीस पर अवेलेबल की जाएंगी, और या तो लोअर ट्यूशन फीस पर, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। तो प्राइवेट कॉलेजेस को अब इस हिसाब से थोड़ा अपनी फीस को चार्ज करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसका मतलब क्या होगा कि करीब 75% ऑफ द टोटल मेडिकल सीट्स जो भी अवेलेबल हैं वो नॉमिनल कॉस्ट में मिल पाएंगी। पहले क्या होता था, ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट सीट्स को ग्रैब नहीं कर पाते थे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा हाई होती थी। तो अब इनका आधार क्या होगा इन सीट्स को अवेल कराना? तो जो भी नीट यूजी टेस्ट में जो भी मेरिट होगा बच्चों का, उस हिसाब से उनको ये सीट्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो पहला ऑप्शन तो ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स है वही रहेगा। उसमें जो बच्चे नहीं एडमिशन ले पाते उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में उन सीट्स को अवेल कराना एट गवर्नमेंट डिटरमाइंड फीस। और फिर लास्ट ऑप्शन रहेगा जो भी बची हुई प्राइवेट सीट्स हैं वो। और इसी हिसाब से सारे जो एडमिशन्स हैं वो मेरिट बेस्ड ही होंगे। इससे पहले कुछ स्टेट्स ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस चार्ज की जाती है उस पर कैप लगाने की भी कोशिश की थी, इनफैक्ट लगाया भी था, लेकिन अक्रॉस द कंट्री ये जो नॉर्म्स है ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है, है ना। किसी एक स्टेट में ही ऐसी सुविधा है या ये स्टेप उठाया गया था। और इसके बावजूद भी, कैप लगाने के बावजूद भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। और ये जो अंतर है, दोनों की फ़ीस का जो अंतर है वो 1000 रुपीज़, कुछ 1000 रुपीज़ से लेकर लाखों तक पहुंच जाता था, जो फिर भी कुछ बच्चों की पहुंच से बाहर ही रहेगा। ऑफ कोर्स कैप लगाने के बावजूद भी किसी तरीके का कंट्रोल नहीं था प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस स्ट्रक्चर पर, कोई तरीके का कंट्रोल नहीं लगाया गया था। और उनकी जो इंटरनल कमेटी थी वो इन फीस को डिसाइड किया करती थी। अब क्या हुआ है, इनको स्टेट रेगुलेटरी कमिटीज़ के अंडर लाया गया है ताकि जो फीस की जो रेगुलेशन है वो बनी रहे। इसके अलावा अब ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बाकी जो रिमेनिंग 50% सीट्स हैं उन पे किसी भी तरीके की आर्बिट्रेरी फ़ीस नहीं लगा सकते। जो ऊपर की एक्स्ट्रा फ़ीस, इधर उधर की फ़ीस नहीं कॉलेजेस लगा देते, वो नहीं लगा सकते अब ये लोग। और इसके अलावा इनकी जो फ़ीस है वो स्टेट रेगुलेटरी फ़ी कमेटी ही डिसाइड करेगी। इसका मतलब काफ़ी हद तक अब इस फीस को हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि देश के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेडिकल एजुकेशन ले सकें। अब जो बाकी जो सीट्स बची हैं उनकी फ़ीस किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, तो उसके लिए गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा गया है कि और कोई भी कैपिटेशन फ़ीस नहीं लगाई जाएगी बाय द मेडिकल कॉलेज। ठीक है, वो इस तरीके की कोई भी मतलब अपने कैपिटल के लिए, या एक बिज़नेस नहीं होता जैसे उसका खर्चा निकालने के लिए जो एडिशनल फ़ीस लगा देते हैं वो कॉलेजेस नहीं लगा सकते। और जो फीस की डिटर्मिनेशन है वो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस के ऊपर रहनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख के फीस को डिटरमाइन करना चाहिए। तो मेडिकल कॉलेज का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आधार फॉर्म करेगा अपने फीस स्ट्रक्चर का। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो पिछले 3 साल की इस मेडिकल कॉलेज की जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उसके आधार पर ऑपरेटिंग कॉस्ट को फॉर्म किया जाएगा, अंदाज़ा लगाया जाएगा भाई इतना ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से फ़ीस को स्ट्रक्चर किया जाएगा। और अगर कोई नया कॉलेज है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं की है तो एडहॉक बेसिस पर उसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन किया जाएगा। इसके अलावा जो फीस एक स्टूडेंट के एडमिशन के टाइम पे डिटरमाइन की गई थी उसके पूरे ड्यूरेशन के दौरान वही फीस मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें कोई भी इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा कॉलेजेस एक डेवलपमेंट फ़ी चार्ज कर सकते हैं जो कि 6 to 15% के बीच में होनी चाहिए ऑन देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो किस पर डिपेंड करेगा, उनका जो भी प्रीवियस एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है अपने डेवलपमेंट पर, और जो भी नेशनल रैंकिंग है उनकी, मेडिकल कॉलेज की जो भी नेशनल रैंकिंग है उस आधार पर वो अपनी डेवलपमेंट फ़ी को चार्ज कर सकते हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो हॉस्पिटल चलाने के लिए जो भी कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी लगता है,
उसको ये मेडिकल कॉलेजेस अपने फ़ी में इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब हॉस्पिटल चलाने का खर्चा वो स्टूडेंट से नहीं निकाल सकते। अगर इन केस बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉस हो रहा है हॉस्पिटल को रन करने में, तो जो स्टेट फीस रेगुलेटरी कमेटी है वो इनको अलाउ कर सकती है कि उसका कुछ पोर्शन वो स्टूडेंट से एज फीस ले लें, वो भी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years ओनली। ठीक है, इतने सालों तक ही वो इस कॉस्ट को रिकवर कर सकती हैं। लेकिन जो डॉक्टर रोहन कृष्णन है, ये प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के, ये कहते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये फ़ी में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है ओवरऑल उसको थोड़ा कम कर देता है इन हॉस्पिटल्स में, जो पेशेंट्स को और लाने में मदद करता है। हॉस्पिटल अच्छा चलेगा तो सीधी सी बात है पेशेंट्स तो ज़्यादा ही आएंगे, राइट। और इससे स्टूडेंट्स की ही लर्निंग बेटर होती है, यानी कि एक तरीके से फिर उसे पेशेंट से वसूला जा सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा और विचार करना चाहिए अपने इस पॉइंट पर। अब इस नई गाइडलाइन पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, उनका क्या कहना है। तो भारतीय विद्यापीठ हेल्थ साइंसेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर अस्मिता जगताप। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, अगर 50% सीट्स के कॉस्ट को सब्सिडाइज किया जा रहा है तो बाकी सीट्स का जो कॉस्ट है फिर वो मैनेजमेंट कोटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर वहाँ की जो फीस है वो बढ़ जाएगी। इनका कहना है कि ऐसा ही पैटर्न रहा है। देखिए, यहाँ पे 80% जो सीट्स है वो ऑन मेरिट बेसिस स्टूडेंट्स को दी जाती है लोअर फीस पे, और जो बाकी 20% की जो सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा में दी जाती है एक प्रीमियम चार्ज पर, मतलब ज़्यादा फीस को चार्ज किया जाता है ये जो लोअर फी है इसको कवर करने के लिए। तो पूरा का पूरा जो भार है वो मैनेजमेंट कोटा पे चला जाएगा, फिर मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स है वो कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हाई कॉस्ट होना, इन सीट्स का हाई कॉस्ट होना एक रीज़न बनता है। तो ऑफ कोर्स इसमें अभी थोड़ा और संशोधन करना बाकी है, आगे देखना होगा ये अपने फाइनल रूप किस तरीके से ये चीज़ लेती है और कितने हद तक ये जो फीस है मेडिकल कॉलेजेस की ये कम हो पाती है। तो चलिए, ये थी आज की डिस्कशन। हम कल मिलते हैं एक्सप्लेन सीरीज़ के साथ। जय हिंद।